Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र आपकी में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें देखने का। अब आप तुरंत अपडेट हो जाइए। हम आपके सामने जो खबर लेके आ रहे हैं। पहली बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट के 2 बड़े फैसले। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी। रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान। 11 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एलजी आवास के पास प्रदर्शन कर रहे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सौरभ भारद्वाज को घसीट कर पुलिस वैन में बिठाया गया। पूर्व बस मार्शलों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। इस सब के बीच में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर होगा मतदान। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ आएंगे नतीजे। वीर सावरकर के खिलाफ कर्नाटक मंत्री के बयान से गरमाई सियासत। सावरकर के वंशज ने केस दर्ज करने की दी धमकी। बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश राव ने कहा था कि सावरकर ब्राह्मण थे, फिर भी मांसाहारी थे। जेल में बंद कैदियों के साथ जातिगत भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, मौजूदा जेल मैनुअल में कई गड़बड़ियां हैं। कैदियों से जाति पूछने का कॉलम ना हो। कोर्ट ने 3 महीने में जेल मैनुअल बदलने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की याचिकाओं का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि ये कानूनों से ज्यादा सामाजिक मुद्दा है। गृह मंत्रालय ने मौजूदा भारतीय रेप कानून का समर्थन किया है। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन आज ईडी के सामने नहीं हुए पेश। 8 अक्टूबर के लिए नया समन जारी किया गया है। हैदराबाद में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में प्रेसिडेंट रहने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, पैसों के दुरुपयोग का आरोप है। बिहार के ब्रज बिहारी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद, सूरजभान राजन तिवारी समेत 6 लोग बरी। दोषियों को 15 दिन में सरेंडर करने का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया था। पश्चिम एशिया संकट और एफएनओ नियमों में बदलाव का शेयर बाजार पर दिखा असर। सेंसेक्स में 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। 1769 अंक नीचे जाने के बाद 82,497 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी करीब 546 अंक टूटा। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र का पहला फोकस आज पश्चिम एशिया के 3 वॉर फ्रंट पर होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, 2 वॉर फ्रंट पर हमारे सहयोगी हैं या पहुंचने वाले हैं। ऑलरेडी लेबनान में मेरे सहयोगी सुमित और कैमरामैन निशांत पहुंच चुके हैं। लेकिन 3 वॉर फ्रंट की बात है तो आप सोच रहे होंगे कि 3 वॉर फ्रंट हैं कौन कौन से। तो आज का ये नया डेवलपमेंट बताने से पहले आपको जानकारी दे दें कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम लेबनान पहुंच चुकी है। यहां के दाहिया में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। वहां से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत ने आपके लिए ग्लोबल रिपोर्ट तैयार की है। बम धमाकों के बीच ये साहसिक रिपोर्ट हम आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाने वाले हैं। लेकिन अब 3 वॉर फ्रंट की बात करते हैं। पहला फ्रंट है लेबनान, जहां इजराइल की सेना बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर तक घुस तो चुकी है। हालांकि शुरुआती जानकारी में हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। विजुअल्स हम आपको दिखाने वाले हैं। नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ी हुई है। दूसरा फ्रंट है सीरिया, जहां बीते 24 घंटे से इजराइल के बम बरस रहे हैं। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यहां रूस के हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इजराइल ने सीरिया में रूस के हथियार डिपो को नष्ट किया। इजराइल ने यह घातक कदम क्यों उठाया? युद्ध में आगे चलकर इसके क्या खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं? पश्चिम एशिया में रूस बनाम इजराइल की वॉर टेंशन वाली यह पिक्चर क्या है, हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तीसरा वॉर फ्रंट है ईरान, जहां इजरायली हमले की आशंका के बीच बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हमले के डर से 12 पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। तेल, गैस, आर्म्स डिपो और पोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेहरान से हमारे पास डेवलपमेंट में और भी बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत लेबनान से करते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज जो हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण लेबनान में इस वक्त इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है। गुरिल्ला इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो गुरिल्ला अटैक कर रहे हैं। इजराइल की सेना का दावा है कि वो बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है और आमने सामने की जंग जारी है। लेकिन इसमें इजराइल को अभी बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें हैं।
हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने यहां इजराइल के लिए चारों तरफ से ट्रैप लगाया हुआ है और उसके आरपीजी हमले में अब तक इजराइल के 3 मरकाबा टैंक नष्ट हो चुके हैं। 3 मरकाबा टैंक। आप उसी हमले से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें कुछ तस्वीरें गाजा की भी हैं। आरपीजी असल में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर होता है, जिससे बेहद कम दूरी से घात लगाकर दुश्मनों पर हमले किए जाते हैं। इन हथियारों का ज्यादातर इस्तेमाल मॉडर्न गुरिल्ला युद्ध में किया जाता है। हमास की ओर से ऐसे हमले गाजा में इजराइल के टैंकों पर किए जा रहे हैं, लेकिन लेबनान के बॉर्डर वाले हिस्सों में हिजबुल्लाह का यह दावा है कि उसने ताजा लड़ाई में सिर्फ टैंक और बख्तरबंद वाहनों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इजराइल के 8 सैनिकों को मार गिराया। अब आपको गौर करने वाली बात बता दें, इजराइल ईरान के लिए हिजबुल्लाह, हमास और हूती एक रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर उन्होंने नाम दिया है। यह वो रिंग ऑफ फायर है जो ईरान को इजराइल से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। अब जो लोग मारे गए हैं इनमें 2 कैप्टन हैं, मतलब सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा 18 सैनिक घायल हुए हैं। लेबनान में इजराइल का पहला और बहुत बड़ा नुकसान है। लेबनान में आमने सामने की लड़ाई में कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें भी नेतन्याहू तक पहुंची हैं, जैसे कि ये वीडियो तस्वीरें विकृत कर सकती हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके वॉर जोन में मारे गए इजरायली सैनिकों के हथियार और हेलमेट चुराते दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में उसने इजरायली सेना की तबाही के लिए रिहायशी इलाकों में ट्रैप लगाया, जिसमें आईडीएफ के सोल्जर्स बुरी तरह से फंस चुके हैं। और खबरें यहां तक आ रही हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल इजरायली सैनिकों को किडनैप भी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिएगा, उन्हें बंधक बनाने की योजना है। इसकी भनक इजरायली डिफेंस फोर्सेस को लग चुकी है, इसलिए मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। साथ ही में दक्षिण लेबनान में भीषण कार्रवाई करने के लिए आज यहां के 27 गांवों में रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका छोड़ देने की अपील भी की गई है, यानी अब कारपेट बॉम्बिंग शुरू होने वाली है। लेबनान में जमीनी लड़ाई पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक कई इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं और इन चुनौतियों से निपटना इजराइल के लिए फिलहाल आसान नहीं दिखता है। इसकी कई वजह, प्रमुख वजह जो है उनको देखें। इजराइल के सैनिक थके हुए हैं, वो लगातार गाजा में ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि इनमें ज्यादातर वो जवान हैं जो लंबे वक्त से गाजा में जंग लड़ रहे थे। इनका मूवमेंट अब लेबनान की ओर कराया गया है, जैसे कि 98th डिवीजन। वही एक दावा यह भी है कि इनमें ज्यादातर रिजर्व सैनिक हैं, जिनको बुलाया गया है लास्ट मोमेंट पर, जिन्हें इस तरह के गुरिल्ला युद्ध का कोई अनुभव या खास एक्सपीरियंस नहीं है। ऊपर से इजराइल के इन सैनिकों ने वर्ष 2006 के बाद से जमीन पर कोई लंबा युद्ध नहीं लड़ा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इजराइल इससे पहले तक 7 अक्टूबर से पहले तक हिजबुल्लाह के लिए तो तैयार था, तैयारी कर भी रहा था, और प्राइमरली वो इंटेलिजेंस सेंट्रिक थी। वो गाजा के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत गाजा में झोंक दी है, इसलिए एग्जॉशन ज्यादा है। अब ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल जिस शक्ति के लिए जाना जाता है, उसके हिसाब से इस वक्त लेबनान में प्रहार नहीं कर पा रहा है। वो कर रहा है कारपेट बॉम्बिंग बेरूत में, लेकिन अटैक उसको झेलने पड़ रहे हैं सदर्न लेबनान में। इजराइल की वायुसेना अपना काम बखूबी कर रही है। लेबनान से आज शाम को भी इजरायली एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें हिजबुल्लाह की तबाही साफ दिख रही है। उसमें कई जो टनल्स हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। दक्षिण बेरूत में शाम को इजराइल की वायुसेना ने भीषण बमबारी की है। दाहिया इलाके में बैक टू बैक 6 एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। ये देखिए, यहां जानमाल का भारी नुकसान पहुंचा। इन्हीं सब के बीच में हमारे रिपोर्टर भी हैं सुमित और हमारे कैमरामैन निशान। इजराइल ने अभी इन हमलों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया, मतलब कि उसका टारगेट हिजबुल्लाह के कौन से टॉप कमांडर या फिर कौन से प्रमुख ठिकाने हैं। लेकिन बेरूत के इसी दाहिया जिले में एक दिन पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह किया था। इजरायली हमले में यहां कई घर मलबे में तब्दील हो गए थे। आज ठीक उसी जगह पहुंचकर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत ने आपके लिए एक रिपोर्ट भेजी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। हम इस समय दाहिया के इलाके में हैं और अगर आप देखें नसरल्लाह की फ़ोटो आप देखेंगे, हज़रत नसरल्लाह की तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी हैं। हर घर पर आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। और ख़ास बात ये कि अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए थे, कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर था दाहिया के अंदर। दाहिया वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का, जहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, जहाँ के हर घर के अंदर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और यही आप देखें, इन घरों को अटैक किया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई सर्विलेंस का काम होता था। अगर आप देखें, बड़े
बड़े आपको यहाँ पर कैमराज, आपको केबल्स और आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। और यही वजह है कि कहा यह जा रहा था इजराइल की तरफ से कि उसने इस इलाके को इसीलिए अटैक किया क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ से लगातार हिजबुल्लाह जो है वो सर्विलेंस करता था। कहा यह जा रहा है कि जो नया लीडर जो था हिजबुल्लाह का, नईम कासिम, वो इस बिल्डिंग में था। उसी के बाद इस अटैक को इनिशिएट किया गया और हालांकि उसके मारे जाने को लेकर कहा गया कि वो नहीं मारा गया, वो यहाँ से पहले ही निकल चुका था। ये वॉर जोन है, ये रियल वॉर जोन है जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि अभी जो जंग है इसका दायरा लगातार कितना बड़ा होता जाएगा। 1 महीना पहले जब मैं यहाँ मौजूद था तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस इलाके में जंग नहीं आएगी, लेकिन 1 महीने में परिस्थितियाँ कैसी बदल गई ये आप देख सकते हैं। सारी की सारी बिल्डिंग मेरे चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, सिर्फ इन बिल्डिंगों में अब लोग इसे खाली कर चुके हैं, खंडर हो चुके हैं। इस इलाके में आकर आपको एहसास होता है कि जंग में कैसे चीज़ें बर्बाद। ये कभी आलीशान शोरूम हुआ करते होंगे, इधर भी अब बर्बाद हो चुके हैं। किसी की ये रोजी रोटी रही होगी या किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही होगी उसका घर चलाने के लिए, और अगर आप देखें ये सब बर्बाद हो चुका है। ओए, जा कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग ना बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। तेरी पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। सभी के मन में एक सवाल है कि क्या इजराइल बेरूत को गाजा पार्ट 2 पोस्ट डिस्ट्रक्शन बनाना चाहता है, क्योंकि वहां पर भी टनल नेटवर्क है और बहुत खतरनाक टनल नेटवर्क है। अब आपको सीरिया फ्रंट के बारे में डिटेल में बताते हैं। वहां से सामने आए इजरायली अटैक के कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस दिखाते हैं। सीरिया में इजराइल की वायुसेना का हमला नॉनस्टॉप जारी है। सीरिया में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने रूसी एयरबेस के पास हमला किया है। रूसी एयरबेस के पास, सीरिया में रूस के एयरबेस का नाम हमीम है। यहां अटैक करके इजराइल ने रूस के हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। इस दौरान यहां तैनात रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की कई मिसाइलों को नष्ट भी किया। सीरिया में रूसी बेस के बेहद करीब हमला करके इजराइल ने रूस के साथ रिश्तों में तनाव को ज्यादा बढ़ा दिया। जानकार मान रहे हैं कि इजराइल ने यह अटैक इसलिए किया क्योंकि रूस ने ईरान की इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक का समर्थन किया था। बल्कि सच्चाई यह है कि ईरान ने सिर्फ 2 मुल्कों को बताया था कि वो अटैक करने वाला है। पहला है रूस और दूसरा है इराक। और इराक ने ही ये जानकारी अमेरिका को दी, इसीलिए कुछ घंटे पहले से लगने लग गया था कि अटैक हो रहा है। अमेरिका को थोड़ी बहुत तैयारी करने का वक्त मिल गया था। लेकिन यह जो हमला हुआ, इस हमले के बाद भविष्य में इजराइल की स्ट्राइक के खिलाफ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल की आशंका अब और बढ़ गई। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जाने अनजाने पश्चिम एशिया के तनाव में इजराइल के विरुद्ध रूस की सीधी एंट्री हो सकती है। वैसे सीरिया पर हुए इजराइल की एयर स्ट्राइक में एक बड़ा डेवलपमेंट यह भी है कि राजधानी दमिश्क की एक बिल्डिंग पर हुए हमले में नसरल्लाह के दामाद के मारे जाने की खबर। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का सीरिया से इजराइल के खिलाफ बड़े हमले का प्लान था, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई। उसके साथ इस हमले में 2 और लड़ाके भी मारे गए हैं। खैर, यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है क्योंकि अगर आपको याद होगा म्यूनिक जो अटैक हुआ था, म्यूनिक 70s में ओलंपिक में, उसके बाद पूरी फैमिलीज को ट्रेस आउट किया गया था जिन जिन लोगों ने वो अटैक किया था इजरायलीज के खिलाफ, और सबको मारने की कोशिश की गई थी, कईयों को मार भी दिया गया। दामाद वाली खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं तीसरे फ्रंट पर, यानी कि इजराइल बनाम ईरान की बात करते हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल में 181 मिसाइलें दागकर सनसनी मचा दी थी। ईरान ने 3 प्रमुख ठिकानों को टारगेट किया था, जिसमें एक इजराइल का नेवातिम एयरबेस भी था। ईरान की ओर से ऐसे दावे किए गए थे कि उसने यहां तैनात 20 F-35 फाइटर जेट तबाह कर दिए। इजराइल ने इन दावों को खारिज किया, लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन, हमले के बाद अब यहां की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आ रही है। इस तस्वीर में एयरबेस के वो 5 अहम पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां ईरान की मिसाइलें गिरी और तबाही मची। इसमें एक महत्वपूर्ण इमारत भी शामिल है। आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि आसपास इजराइल के कई फाइटर जेट और बॉम्बर खड़े हुए हैं। ईरान का निशाना यह एयरबेस इसलिए था क्योंकि यहीं से फाइटर जेट उड़ान भरकर लेबनान और गाजा में तबाही मचा रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की भी मौत हुई। और उसी हमले का बदला ईरान ने 1 अक्टूबर को लिया। लेकिन अब इस अटैक के बाद से ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ चुका है। इजराइल का कि जवाब
देने का खौफ कुछ इस तरह है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन कतर के दौरे पर निकले तो आसमान में उनके विमान को 3 F-14 फाइटर जेट ने स्कॉट किया। ईरान ने प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने कतर जाने से पहले आज भी इजराइल को तेहरान पर हमला ना करने की वार्निंग दी है। कहा है कि इजराइल ने गलती की तो इस बार ईरान 1 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करेगा। वहीं ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी ने कहा है कि इजराइल ने अटैक के बारे में सोचा भी तो ईरान पूरे इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। ईरान ने इस बीच युद्ध की तैयारी का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो अपनी विनाशक बैलिस्टिक मिसाइलों को सीक्रेट ठिकानों पर भेज रहा है और हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल को रेडी टू अटैक मोड में रखा है, यानी साइलोस को एक्टिव कर दिया। 1400 किलोमीटर की रेंज वाली इस फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान ने 1 अक्टूबर को भी इजराइल पर अटैक किया। यह बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान ने इजराइल के टॉप लीडर्स और टॉप कमांडर्स की किलिंग के लिए एक हिट लिस्ट भी बनाई हुई है। यह लिस्ट वायरल है और इसके सामने आने पर ईरान बनाम इजराइल की वॉर टेंशन नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। हम आपको ये लिस्ट दिखाते हैं, इसमें नाम जो है वो ध्यान से देखिएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सबसे ऊपर, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, सेना प्रमुख हर्जी हेलवी, इजरायली वायुसेना के कमांडर तोमर बार, इजरायली नौसेना के कमांडर सार सलामा, ग्राउंड फोर्सेस के प्रमुख तामिर यादई, जनरल स्टाफ के उप प्रमुख आमिर बाराम, सैन्य खुफिया प्रमुख एहरोन हलीफा, उत्तरी कमान के प्रमुख ओरी गार्डन, मध्य कमान के प्रमुख यहूदा फॉक्स, दक्षिणी कमान के प्रमुख एलिजर टोलेडानो। यह लिस्ट हिब्रू और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जारी की गई है जिसमें तस्वीरों के साथ 11 लोगों के नाम है। इस लिस्ट को इजरायली आतंकवादियों के खात्मे की लिस्ट के रूप में जारी किया गया है, लेकिन इसको एक आम वॉरफेयर में साइऑप्स कहते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा होता है। अब उस सवाल पर आते हैं जो पिछले 2 दिन से लगातार पूछे जा रहे हैं कि इजराइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो उसका पैमाना क्या होगा। कल हमने आपको इससे जुड़ी 4 आशंकाएं बताई। इजराइल ईरान के ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर सकता है, इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट कर सकता है, इजराइल ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट कर सकता है, या फिर इजराइल ईरान के टॉप लीडर्स की हमास चीफ हानिया की तरह टारगेटेड किलिंग कर सकता है। लेकिन अब इसमें एक अपडेट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल में टॉप सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इजराइल की सेना ईरान के सैन्य बेस, एयर बेस को टारगेट कर सकती है। ईरान के मिसाइल साइट पर बंकर बस्टर से हमले की तैयारी, ईरान के ऑयल फैसिलिटी पर बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल अमेरिका की कड़ी आपत्ति के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बच सकता है। ईरान पर हमला कब करना है, कैसे करना है, इस पर इजराइल में चर्चा जारी है और इजराइल इस बार यह नहीं सोच रहा है कि यह रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, क्योंकि अब इजराइल की साख पर आ गया है। यानी जो एडवांटेज इजराइल को मिला था नसरुल्लाह को मारने के बाद, पेजर ब्लास्ट करने के बाद, वो ईरान के इस हमले के बाद इजराइल ने एडवांटेज लूज किया है अपनी नॉर्मल ऑडियंस के बीच में। यानी यह साफ है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट नहीं करेगा। असल में इसके पीछे की वजह अमेरिका को बताया जा रहा है। ईरान के हमले के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने G7 देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में G7 में शामिल सभी 7 देशों ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की। इस मीटिंग के बाद बाइडेन ने बयान दिया कि इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक से बचना होगा। बाइडेन ने इसके साथ ही ईरान पर नए और कड़े प्रतिबंधों को लगाए जाने की बात की। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताते हैं। बाइडेन ने कहा कि वो ईरान के तेल ठिकानों पर हमले को लेकर विचार कर रहे हैं। अमेरिका में ईरान के तेल ठिकानों पर हमले को लेकर टॉप लेवल बातचीत हुई है। ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद यह अमेरिका का सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है। सोचिए ईरान के तेल ठिकानों को टारगेट करने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि चाहता है अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों को टारगेट किया जाए और ईरान की एक इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया जाए और जो ब्लैक मार्केट में ईरान का तेल बिक रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। एक तीर से 2 निशाने, और इसमें अमेरिका का फायदा है क्योंकि फिर उसका ऑयल का स्टॉक बाहर आएगा, उसकी इकोनॉमी और मजबूत होगी। अब नेतन्याहू कैसा जवाब देंगे ये तो वही जान रहे होंगे, लेकिन पश्चिमी एशिया में जिस तरह से तनाव के बादल मंडरा रहे हैं उससे एक बात साफ है कि इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ सकता है, पड़ना शुरू हो गया है। भारत के शेयर बाजारों को अगर आप देखें तो इसका एक सबसे बड़ा ट्रेलर देखने को मिला है। ईरानी हमले के एक दिन बाद आज खुले शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। कल आपको पता था 2 अक्टूबर थी इसलिए छुट्टी थी, लेकिन आज इसको क्या कहा जाए, ब्लड बाथ। सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 4% नीचे गिरा है।
सेंसेक्स आज करीब 1770 अंक, 1769 टू बी वेरी प्रिसाइज अंक नीचे गिरा है। निफ्टी में भी लगभग 550 अंक की गिरावट और निवेशकों को एक ही दिन में 11 लाख करोड़ का भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। और यह तब है जब अभी इजराइल का जवाब बाकी है और उस जवाब के बाद पूरी दुनिया में कैसे भयानक हालात बनेंगे इसकी आप अभी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर सिचुएशन को डिस्काउंट करता है, तो ऐसी गिरावट आगे भी देखने को मिल सकती है। इतनी खतरनाक तो नहीं, लेकिन डिस्काउंट करने के लिए मार्केट करेक्शंस हो सकते हैं। वैसे फिक्र पश्चिम एशिया को लेकर बड़ी हुई है, तो आपको एक युद्ध से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ये शॉक वेव्स देखिए जरा आप। मैं चाहूंगा इस वीडियो को एक बार फिर से प्ले करिए आप, एक बार फिर से प्ले करिए। धमाके के बाद देखिएगा जरा, फिर से प्ले करिएगा इसको। ये धमाका हुआ और यहां तक शॉक वेव्स जो आ रही है, ये देखिएगा। ये शॉक वेव्स देख रहे हैं आप। ये फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है फैब 9000, जिसका इस्तेमाल किया रशिया ने। यह अटैक वोवोचांस्क में किया गया। फैब 9000 एरियल बम से हमला किया गया। यह रूस का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर थर्मोबैरिक बम है और इसके धमाके से यूक्रेनी सेना का अंडरग्राउंड बेस तबाह हो गया है। लेकिन अब एक अलग धमाके की बात करते हैं जो कि आए दिन देखने को मिल रहे हैं, और वो जुबानी धमाका कंगना रनौत का। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र में अब बात करते हैं बीजेपी के उस सिरदर्द की जिसका नाम है कंगना रनौत। विवादों की क्वीन कंगना रनौत ऐसे घातक बयान दे रही हैं कि बीजेपी घायल हो गई। कंगना के बयानों की वजह से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। कुछ दिन पहले ही कंगना को पार्टी आला कमान से अल्टीमेटम मिला था, लेकिन लगता है कि कंगना रनौत पर पार्टी के किसी आदेश का कोई असर नहीं हो रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कंगना रनौत की इंस्टाग्राम पोस्ट है। 2 अक्टूबर को देश में महात्मा गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जाता है। और इस अवसर पर कंगना ने लिखा, देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत मां के ये लाल। कंगना रनौत ने इस पोस्ट के जरिए पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के लिए सम्मान व्यक्त किया। लेकिन इस संदेश का एक अर्थ यह भी माना गया कि वो महात्मा गांधी जी पर कटाक्ष करते हुए उनका अपमान कर रही थी। जाहिर है बीजेपी के लिए सियासी मुसीबत बढ़ना तय था। राजनीति में ऐसे हल्के बयानों से विरोधियों को नई उड़ान मिलती है। कांग्रेस को बैठे बैठाए नया मुद्दा मिल ही गया। कंगना की इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि बीजेपी एमपी कंगना ने महात्मा गांधी की जयंती के दिन यह भद्दा तंज कसा। बापू और शास्त्री जी के बीच में भेदभाव गोडसे उपासक करते थे। क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की नई गोडसे भक्त को दिल से माफ करेंगे? देश के राष्ट्रपिता होते हैं, लाल होते हैं और शहीद आजम होते हैं, सबका सम्मान। कंगना के बयान से विपक्षी नहीं, खुद बीजेपी के नेता भी आहत हैं। पंजाब के बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने भी कंगना रनौत की आलोचना की। कालिया ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वो गांधी जी की 155वीं जयंती पर की गई कंगना रनौत की टिप्पणियों की निंदा करते हैं। अपने छोटे से राजनीतिक करियर में उन्हें विवादास्पद बयान देने की आदत सी हो गई है। राजनीति उनका क्षेत्र नहीं है, राजनीति एक गंभीर मसला है, बोलने से पहले किसी को सोचना चाहिए। यानी कंगना की विवादित पोस्ट के बाद यह मामला बढ़ता जा रहा है और बीजेपी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। पूरा विश्व आज गांधी को अपना मॉरल कंपस मानता है। उसको कैसे बदल दोगे आप? आप खुश रहिए 500 के नोट पे अनुपम खेर की फोटो छापकर, आपके लिए वही गांधी है। देखो, महान लीडर हैं, महान वक्ता हैं, अब ऐसे तमाम तरह के अनगाइडेड बयान सुनाई पड़ेंगे आपको। राजनीति करने का मैं समझता हूँ कि उनको जानकारी उनकी है नहीं, न पूरा उनको अनुभव है। मोदी जी थोड़ी और ट्रेनिंग उनको देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंगना का जो विचार है वो नथुराम गॉडसे का विचार है
और उसको हम जो है मैं समझता हूँ कि मंडी के लोगों की बहुत बड़ी गलती हो गई कि पहले इसको भगवान समृद्धि दे और फिर ये इस तरह की भाषा बोले। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि कंगना रनौत जी को एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए और उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। वो अनाप शनाप बयान दे दिए, अब वो एक सांसद हैं। महात्मा गांधी देश के बेटे भी थे और देश के पिता भी थे। अब वो भाषा का हेरफेर है, कोई भी किसी प्रकार से महात्मा गांधी जी की जो स्थान है वो कम नहीं कर सकता, ना हो सकता देश के इतिहास में। कंगना रनौत बॉलीवुड की मजहूरी अभिनेत्री रही हैं, लेकिन लगता है कि वो अभी तक एक्ट्रेस वाले अवतार से बाहर नहीं आई हैं। उनके अंदर की बोल्ड एक्ट्रेस ने अब तक वायरल बयान देना बंद नहीं किया है। ये तस्वीर कल की है जब पीएम मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे थे। यहां उन्होंने शीश झुकाकर महात्मा गांधी को प्रणाम किया, उनके विचारों के प्रति अपनी आस्था जताई। सोचिए, कंगना रनौत जिन नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकती हैं, उनके आदर्श महात्मा गांधी जी हैं। कंगना रनौत ने अपनी पोस्ट से प्रधानमंत्री मोदी के उन विचारों को ठेस पहुंचाई है जिनमें महात्मा गांधी जी का सम्मान सर्वोपरि है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि कंगना रनौत ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कई मौकों पर वो बापू पर कटाक्ष कर चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 को भी कंगना बापू पर एक विवादित बयान देकर सुर्खियों में आई थी। उस समय कंगना ने दावा किया था कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह को महात्मा गांधी से समर्थन नहीं मिला। इसके साथ ही कंगना ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा के मंत्र का भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, आजादी नहीं। कंगना ने लिखा था कि अपने हीरोज को बुद्धिमानी के साथ चुने। यहां हम कंगना रनौत का उस अतीत से भी परिचय करवा देते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान से जुड़ा है। वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यह संबोधन उस समय हुआ था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर रेडियो से भारतवासियों के लिए के नाम संदेश दिया था और उन्होंने कहा था, भारत की आजादी की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह हथियार बंद संघर्ष तब तक चलेगा जब तक एक एक ब्रिटिश को देश से उखाड़ नहीं देंगे। हे राष्ट्रपिता, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं। गांधी जी के देहांत के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया था और कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंगना रनौत भले ही पक्की एक्टर हो, लेकिन वो नेता के रूप में अभी कच्ची हैं। एक एक्टर के तौर पर कंगना रनौत 4 नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, लेकिन एक परिपक्व नेता के तौर पर उनकी कोई पहचान नहीं है। कंगना 5 फिल्मफेयर अवार्ड जीत चुकी हैं, लेकिन बिना सियासी प्रभाव समझे बयान देने की आदत से वो बाज नहीं आ रही हैं, जिससे उनकी अपनी पार्टी को नुकसान हो रहा है। कंगना रनौत एक्टिंग के लिए 3 आईफा अवार्ड भी जीत चुकी हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में कंगना के बयान उनके विरोधियों के लिए ही अवार्ड साबित हो रहे हैं। ओए, जाके से खड़ी की, पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग में बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। खैर, फिक्र में अब खबरों का अगला पड़ाव हरियाणा है, जहां चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन और आखिरी घंटे तक नेताओं का हृदय परिवर्तन सुपरसोनिक रफ्तार से होता रहा। यह बड़ा रोचक और आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि पाला बदल का यह खेल 1 घंटे में हो गया। हम इसे 1 घंटे और उससे जुड़ी 2 तस्वीरों की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। पहले आप राहुल गांधी का यह मंच देखिए। राहुल की जनसभा का यह दृश्य हरियाणा के महेंद्रगढ़ का है, जहां आपको उनके अलावा अशोक तंवर दिख रहे होंगे। ये वही अशोक तंवर हैं जो कुछ घंटे पहले तक बीजेपी के नेता थे, कमल के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन अब उनकी घर वापसी हो चुकी है। वैसे उनकी कितनी घर वापसी होगी ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। 4 पार्टियां में वो शामिल हो चुके हैं। खैर, राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने हाथ जोड़े और कांग्रेस का दामन फिर से थाम लिया।
अब ये दो तस्वीर देखिए जो आज दोपहर की है। स्क्रीन में बाईं तरफ जो अशोक तंवर दिख रहे हैं वो दोपहर 1:45 तक बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, और स्क्रीन में दाईं तरफ जो अशोक तंवर दिख रहे हैं वो कांग्रेस के लिए अपील कर रहे हैं। 1:45 बजे वो नलवा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए रैली कर रहे थे, नायाब सिंह सैनी की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन 2:52 पर यानी 3 बजते बजते वो महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी को नमस्कार करने पहुंच गए। अभी 8:45 बजने वाले हैं, अभी कहां है वो। खैर, हरियाणा में बीजेपी को इतना बड़ा झटका कैसे लगा, प्रचार के आखिरी वक्त में कैसे अशोक तंवर का मन बदल गया, इन सवालों का जवाब जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से करियर की शुरुआत करने वाले अशोक तंवर को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है क्योंकि पार्टी में है, पहले था कह सकते थे हम। यूथ कांग्रेस के जमाने से उनकी जान पहचान है। कहा जाता है कि राहुल की सिफारिश पर ही अशोक तंवर को 2009 में सिरसा से लोकसभा का टिकट मिला था। वो जीते भी, लेकिन 2014 का लोकसभा चुनाव हार गए। तब उन्हें राहुल के कहने पर ही हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2019 आते आते क्षेत्रीय नेताओं या यूं कहें कि हुड्डा गुट से उनकी खटपट बढ़ने लगी। उस साल हुए चुनाव के टिकट बंटवारे में भी उनकी नहीं चली, फिर उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ। यहीं से अशोक तंवर का पाला बदलने वाला इतिहास शुरू होता है। कांग्रेस छोड़ने के बाद सबसे पहले 2021 में अशोक तंवर टीएमसी में चले गए। यहां मन नहीं लगा तो 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। यहां भी जी भर गया तो इस साल जनवरी में वो बीजेपी में चले गए। पार्टी ने उन्हें सिरसा लोकसभा सीट से टिकट भी दिया, लेकिन वो कुमारी सैलजा से हार गए। अब वापस कांग्रेस में आकर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल परिक्रमा पूरी कर ली। अब आपको अशोक तंवर के बीजेपी छोड़ने की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से पता चला है कि अशोक तंवर को कांग्रेस में शामिल कराने की प्लानिंग और टाइमिंग पहले से तय हो चुकी थी। कांग्रेस के कुछ नेता लगातार उनके संपर्क में थे। रणनीति यह थी कि प्रचार खत्म होने से कुछ वक्त पहले अशोक तंवर को पार्टी में शामिल कराया जाए, ताकि बीजेपी को ना कोई मौका मिले और ना ही कोई समय मिले। प्रचार खत्म हो चुका है और परसों वोटिंग है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अशोक तंवर को लाकर कांग्रेस ने बीजेपी के उस नैरेटिव का काउंटर किया है जिसके तहत कांग्रेस को एंटी दलित बताया जा रहा था। दरअसल सैलजा हुड्डा के बहाने सीएम नायाब सिंह सैनी समेत बीजेपी के कई नेता कांग्रेस को दलित विरोधी बताने में जुटे थे। ऐसे में दलित नेता अशोक तंवर की घर वापसी करवाकर कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में दलित नेताओं का कितना सम्मान है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अशोक तंवर पर फाइनल कॉल लेने से पहले कुमारी सैलजा से भी बातचीत की, जिनसे उनका चुनावी मुकाबला हुआ था। उनकी भी इस पर सहमति थी। दोनों दलित नेता हैं और दोनों ही सिरसा में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। वैसे आपने आज सुबह देखा होगा जब कुमारी सैलजा 10 जनपद पहुंची थी, कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात में अशोक तंवर की घर वापसी को लेकर भी चर्चा हुई। फिर दोपहर 3 बजते बजते हरियाणा में सीन बदल गया। वैसे राहुल गांधी के मंच पर अगर आपने गौर किया हो तो अशोक तंवर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नमस्कार करते दिखे। हुड्डा ने भी नमस्कार का जवाब हाथ जोड़कर दिया, लेकिन इस दौरान हुड्डा का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। माना जाता है कि हुड्डा खेमे से उनकी नाराजगी थी। 2017 में हुड्डा समर्थकों पर अशोक तंवर की पिटाई का भी आरोप लग चुका है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने अपने मंच पर दोनों को इस तरह एक साथ लाकर खड़ा किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही अशोक तंवर को अंग वस्त्र पहनवाया गया ताकि जनता के मन में कोई भ्रम न रह जाए। हरियाणा में गुटबाजी झेल रही कांग्रेस आखिरी वक्त में इसे अपना मास्टर स्ट्रोक भी कह रही है। वैसे अशोक तंवर की री एंट्री पर सैलजा की मोहर और हुड्डा का उतरा हुआ चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। कुमारी सैलजा को इसमें हुड्डा विरोधी खेमा मजबूत होता दिख रहा है। दोनों दलित समुदाय से ही आते हैं। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। ये प्रवासी पक्षी हैं, इनका अपना घर बार नहीं होता। ये तो एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी डाल, ये किसी के भी सके नहीं है, किसी के भी साथ है। अशोक तंवर जी की भी वापसी कांग्रेस पार्टी में हो गई तो उसके कारण भी दलित वोट और भी कंसोलिडेट होगा और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दलित पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन इस बार 65-70 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर हरियाणा में सरकार बना रही है। कांग्रेस में पाले पोसे वो, कांग्रेस ने भी बहुत उनको प्यार दिया, स्टेटस दिया, सब कुछ दिया।
उसके बाद भी अगर किसी के पेट में गुरगुराहट हुई और दाएं बाएं देख के चेक किए तो हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सुबह का बोला अगर शाम को घर आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं, कई लोग हैं, वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं दलित वोट के चलते कुमारी सैलजा को बैलेंस करने के लिए इनको लिया गया। खैर, आया राम गया राम भारतीय राजनीति में दल बदल की प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाला एक प्रसिद्ध वाक्यांश है। इसका इतिहास हरियाणा की राजनीति से ही जुड़ा है। यह भारतीय राजनीति में अस्थिरता, राजनीतिक दल बदल और व्यक्तिगत स्वार्थ को दर्शाने वाला प्रतीक है। इस वाक्यांश का जन्म 1967 में हुआ था, जब हरियाणा के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गया लाल ने एक ही दिन में 3 बार दल बदलने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में शामिल होने का निर्णय लिया, फिर कुछ ही घंटों बाद वापस कांग्रेस में लौट आए और अंततः फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। ये पूरी घटना सिर्फ 9 घंटों के भीतर हुई थी, जिसने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी थी। इस घटनाक्रम में जब लाल यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आए थे तो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गया राम अब आया राम है। और यही बात बाद में आया राम गया राम वाक्यांश के रूप में प्रचलित हो गई। इस तरह ये उन लोगों के लिए एक प्रतीकात्मक मुहावरा बन गया जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या राजनीतिक लाभ के लिए बार बार दल बदलते रहते हैं। जिस गया लाल की वजह से ये कहावत बनी, उनके बेटे उदय भान आज की तारीख में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वैसे गया लाल अपने जीवन काल में बार बार लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थ अनुसार पार्टियां बदलते रहे और बाद में ये प्रवृत्ति जब सारी सीमाएं पार कर गई तो दल बदल विरोधी कानून आया। खैर, अब बड़ी खबर जिसको ध्यान से देखना है। फिक्र में अब उस केक की बात हो रही है जिसे हम और आप अक्सर अपनी छोटी बड़ी खुशी का हिस्सा बनाते हैं, केक। चलो कुछ मीठा हो जाए। यह खबर उस केक को लेकर भी है जिसे छोटे बच्चे बड़े स्वाद लेकर खाते हैं। जैसे किसी के घर में कोई पार्टी हो तो केक काटा जाता है, खुद का या परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन हो तो केक काटने का एक चलन है, नए साल का जश्न हो तो भी बहुत सारे लोग केक काटकर नए वर्ष का स्वागत करते हैं। अगर ऑफिस में किसी मित्रगण या सहयोगी का फेयरवेल हो तो भी केक काटकर विदाई समारोह संपन्न होता। लेकिन सोचिए, अगर इस केक में कैंसर वाले केमिकल हो तो क्या होगा? अगर यह केक गंभीर बीमारियों का कारण बन जाए तो आप क्या करेंगे? दरअसल आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो केक लवर्स के लिए खतरे की घंटी है। यह खबर कर्नाटक से आई है, जहां खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग ने पूरी जांच के बाद यह दावा किया है कि बहुत सारे केक में कैंसर वाले केमिकल हैं। वैसे तो रिपोर्ट में कई सारे रंगों का जिक्र किया गया है, लेकिन 2 खास फ्लेवर के केक जिन्हें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उन्हें खतरनाक बताया गया है। और ये फ्लेवर हैं रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग के अनुसार ये दोनों ही केक विशेष तौर पर सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे रंगों को मिलाया जाता है जिससे भविष्य में कैंसर तक होने का खतरा है। दरअसल कर्नाटक में बेकरियों द्वारा तैयार किए गए केक में संभावित कैंसरकारी तत्वों को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की गई है, जिसके बारे में सभी दर्शकों को जानना चाहिए। हाल ही में बेंगलुरु की अलग अलग बेकरियों से केक के सैंपल लिए गए थे। इन नमूनों की जांच के बाद 12 प्रकार के केक में कैंसर वाले तत्वों की पुष्टि की गई है। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग के अनुसार केक को आकर्षक बनाने के लिए उसमें कई खतरनाक कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया गया। कुछ केक में ऐसे केमिकल भी मिले जिससे किसी को कैंसर तक हो सकता है, उसका खतरा है मतलब। अब केक को लेकर कर्नाटक सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इस जांच के लिए खाद्य विभाग ने अलग अलग बेकरी से 235 केक के सैंपल लिए थे, जिसमें 223 केक के सैंपल तो सुरक्षित पाए गए, लेकिन 12 केक में खतरनाक केमिकल और रंग होने की पुष्टि की गई है।